कि जब सर्वे होता है तो एक मैप बनता है। ठीक है। अपने यहाँ पहले कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के रिजिम में, जो 1894-95 शुरू हुआ, 1920 से कैसे उसके आगे तक चलता रहा। उसको कहते हैं CS सर्वे, कैडेस्ट्रल सर्वे। देश जब आज़ाद हुआ था, आज़ाद होने के बाद भारत सरकार बिहार सरकार ने अपना फिर सर्वे करवाया। उसको हम लोग कहते हैं रिविजनल सर्वे। रिविजनल सर्वे लगभग 1980, 81, 85 बहुत तक चल ही रहा है। 7-8 जिला में तो हुआ भी नहीं। और उसके बाद एक कंटिन्यूअस सर्वे तो जो बाद में कई एक बार आते चला जा रहा है। बिल्कुल। तो सर्वे में एक मैप बनता है। अब चूँकि यहाँ दिखाना स्क्रीन पर संभव नहीं है, मैप अगर बनता है तो मैप में प्लॉट का नंबरिंग होता है, 1 2 3 4 5 6 8 9 20 22 25 जो भी हुआ, केवल नंबरिंग होकर रह जाता है। उसके बाद एक बनता है रजिस्टर 1, जिसको हम खतियान भी कहते हैं, ROR भी कहते हैं, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। अच्छा, ROR अधिकार का रजिस्टर का, जमाबंदी, उसी जमाबंदी कहिए, वर्चुअली रजिस्टर का ही हिंदी जमाबंदी। रजिस्टर का हिंदी रजिस्टर का जो पेज नंबर वही जमाबंदी नंबर होता है। उसमें लिखा जाता है कि प्लॉट नंबर के ओनर का नाम, उनका ये प्लॉट नंबर है, ये खाता नंबर है, ये मौजे नंबर है, ये खसरा नंबर है, ये रकबा है, ये सब लिखा जाता है उसमें। उसको कहते हैं जमाबंदी। जमाबंदी जब क्रिएट हो जाती है तो उसके बाद उसका रसीद, जो रेंट रसीट है, वो जो मलगुजारी कहते हैं, वो सरकार तय करती है, और CO साहब तय करते हैं, DCLR साहब तय करते हैं। और तय करने के बाद वो जो ओनर हैं, जो धारक हैं, वो रेगुलर हर प्रत्येक वर्ष पेमेंट करते हैं। ठीक है। यही पेमेंट करने का तरीका उनको कि जमाबंदी का पेमेंट वो अपना कंटिन्यूअस करते रहे बैठ करके। जमाबंदी, अब ज़मीन तो अधिकतर ज़मीन तो आज़ादी से पहले की आ रही है। पहले ज़मींदारों के हाथ में ज़मीन थी, तो ज़मींदारों के हाथ में ज़मीन जो थी तो उसमें वो कह दिया गया था कि जिनका सादा हुक्मनामा है, पट्टा है, रजिस्टर्ड हुक्मनामा है, लीज है, रजिस्टर्ड डीड है, और 1/1/1946 से के पहले का है, तो सरकार ने मान लिया कि वो उन्हीं का है, और उनके उत्तराधिकारी, मतलब उनके जो हेयर्स होंगे, उनको वो ट्रांसफ़र होता चला जाएगा कंटिन्यूअस परपिचुअल लेवल पर। ये मान लिया गया था। सरकार ने एक बंदिश लगाई थी कि 1/1/1946 के बाद अगर कोई ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि उसको रोक दिया गया था ट्रांसफ़र, चूँकि माना गया ज़मींदारी जब एक्ट आई थी 1950 में, बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, माना गया कि ज़मींदार लोग कहीं उल्टा पुल्टा न कर दें। एक उन्होंने सीलिंग डेट डाल दिया, थ्रेशोल्ड की 1/1/1946 के बाद अगर ट्रांसफ़र करेंगे तो कलेक्टर साहब, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, मजिस्ट्रेट न कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहिए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब जो हैं, वो बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट के सेक्शन 4 के स्मॉल h में उसकी इंक्वायरी करेंगे कि ये जेन्युइन ट्रांसफ़र है कि इनजेन्युइन ट्रांसफ़र है। अच्छा, यही है 4H। ठीक है। उसके उसके तहत भी 4H का भी दुरुपयोग बहुत ज़्यादा है, उसका भी दुरुपयोग बहुत दुरुपयोग है। यह समझा गया कि 4H हमारे हाथ में मतलब राइफल मिल गया, जो मन सो हम करेंगे। कितना बार कोर्ट ने कहा कि इंक्वायरी, मतलब कब तक इंक्वायरी? 1950 में आपका एक्ट आया, आज चल रहा है 2025-26, सब 75 साल हो गया, तो 75 साल के बाद 4H में इंक्वायरी होगी। अगर उस समय से उसका जमाबंदी क्रिएट हो गया, रसीद कट रहा है, आप ले रहे हैं, वो काबिज है, दाखिल जिसको जमाबंदी का दूसरा हिंदी हम लोग दाखिल खारिज भी बोलते हैं। बिल्कुल, हमने कहा कि ROR भी बोलते हैं, जमाबंदी भी बोलते हैं, रजिस्टर्ड 2 भी बोलते हैं, और दाखिल खारिज भी बोलते हैं। बड़े शब्द हैं, भगवान कृष्ण की तरह बड़े नटनागर शब्द हैं, ज़्यादा नटनाच भी हो, जमाबंदी है, तमाशा जो है, बहुत सिंपल सा चीज़, इसको ड्रामा करके रख दिया गया है, बहुत छोटी सी बात है ये। तो इसमें जो है, जब 4H में इंक्वायरी का पावर दिया गया कि यह पावर अनलिमिटेड नहीं है, ठीक है, एक्ट में लिमिटेशन नहीं दिया हुआ है कि जहाँ नहीं लिमिटेशन वहाँ भी लिमिटेशन, एक सब्सटेंशियल लॉ का तो होगा ही ना। आप उसको कभी भी तो नहीं कर सकते हैं इंक्वायरी जाकर। अब 4H में इंक्वायरी करके बहुत लोगों को तंग किया, तो 4H वाले पहले इस ऑर्डर में उन्होंने सेटिसाइड कर दिया, और ये कहा कि उनको मैटर सब जो DC था दूसरे भाई का, इस बीच में रिएक्शन में, आजकल हम लोग भी देखते हैं, कोई केस में कुछ ऑर्डर होता है ना हाई कोर्ट से, तो जो एक्सिक्यूटिव पदाधिकारी हैं वो रिएक्शन में आ जाते हैं, और कुछ और चाहते हैं, और अच्छा कोर्ट गए हैं, आपको हम बताते हैं, आपको हम तंग करके बताते हैं। उन्होंने क्या किया कि उसका रेंट रसीद काटना बंद कर दिया CO साहब ने, रसीद आपका नहीं कटेगा। अच्छा, CO साहब ने रिएक्ट किया इस मसले पर, रसीद काटना बंद कर दिया, जिनके आदेश पर किया हूँ। ठीक है, वही इनकाउंटर वाला मामला है इस। बिल्कुल। कौन आदेश किया, निकल उन्होंने बंद कर दिया। अब बंद कर दिया
तो उसके बाद यहीं नहीं रुके, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जस्टिस सुरेंद्र पांडे के बेंच ने एक वर्ड यूज किया, ऑडेसस, बोला सी द ऑडेसिटी ऑफ द ऑफिसर। इस बीच में उन्होंने जमाबंदी कैंसिलेशन का केस भी दायर कर दिया। केस भी दायर कर दिया जमाबंदी कैंसिलेशन वहीं होता है, एडीएम के यहाँ होता है, ठीक है। और कैंसिलेशन केस करके जमाबंदी कैंसिल भी कर दिया, और वो केस चल रहा है, रीट भी चल रहा है। तो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द रीट, ये तो ऑडेसस वर्ड तो सही यूज किया। इसको कहते हैं कि वो करके उसमें उन्होंने कहा कि जो लॉन्ग स्टैंडिंग जमाबंदी है, जो पुराना जमाबंदी है, जो 30 साल से ऊपर से चल रहा है, ठीक है, उसको आपको प्रिजम्पशन ऑफ करेक्टनेस है, उसको सही मान लेना पड़ेगा। भले आपको कहता फ्रॉडिज्म से बना लिया, गलत पेपर है, तरीका ये है, वो ठीक है, जो भी है। अब इसका जो कैंसिलेशन होगा जी, वो कैंसिलेशन होगा सिविल कोर्ट के द्वारा, आपके द्वारा नहीं होगा। वो हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इस पावर को सीज कर दिया है कई एक बार। ये समरी प्रोसीडिंग्स को कहता है। समरी प्रोसीडिंग एक्सिक्यूटिव प्रोसीडिंग, जैसे समरी और वारंट ट्रायल सब होता है वो अलग चीज़ है, लेकिन समरी प्रोसीडिंग मतलब एक्सिक्यूटिव ऑर्डर्स जो प्रोसीडिंग होता है, जैसे कोई एडीएम जमाबंदी कैंसिलेशन है, या ये जो जमाबंदी क्रिएट होता है, ये सब एक्सिक्यूटिव प्रोसीडिंग है, तो समरी प्रोसीडिंग भी कहते हैं। बोला कि समरी प्रोसीडिंग के जरिए आप जमाबंदी कैंसिल 30 साल से पुराना जमाबंदी नहीं कर सकते। आपको डाउट भी लगता है कि पेपर गड़बड़ है, कई एक ऑर्डर है, तो डाउट को, संदेह को एग्जामिन करने का आपके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। वो मैकेनिज्म अगर है तो सिविल कोर्ट के पास में, वही अपने प्रोसीजर से तय करेगा। तो आपको कोई अधिकार ही नहीं है। बहुत जजमेंट इस केस में इन्होंने उस 60 साल से उसका सीट कट रहा था, जमाबंदी क्रिएटेड था आज़ादी के बाद का। आज़ादी के बाद जब प्रॉपर्टी वेस्ट हो गई बिहार सरकार में, जी, गवर्नमेंट ऑफ बिहार में, तो उसके बाद से रसीद कट रहा। आपने एकाएक मैंने इसको कहते हैं कि आपका वो एक ऑटोक्रेटिक वर्ड भी यूज किया, ऑटोक्रेटिक वर्ड भी, कि मनमौजी कानून, आपको जो मन होगा सो स्वयंभू कानून चलाइएगा अपने हिसाब से, और आपने बंद कर दिया। ये जमीन का राइट तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, बिल्कुल सब्सटेंशियल राइट है, इसको आपने एकाएक बंद कर दिया। और बंद कर दिया तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उस ऑर्डर को कहा, उसमें बड़ा सुंदर एक ऑर्डर इन्होंने जजमेंट कोट किया है। वो जजमेंट है आपको द किंग वर्सेस परमानेंट अदर्स 1949 का, 1949। इसमें उन्होंने कहा कि ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग मैटर इन ए सुपीरियर कोर्ट, अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं केस में, दैट मीन्स यू आर एक्सीडिंग योर ऑथोरिटी, अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन कर रहे हैं, और आप जो है प्रीजज कर रहे हैं मैटर को। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि आपको जिस अधिकार को सीज कर दिया गया है, कि 30 साल से ऊपर को लॉन्ग स्टैंडिंग जमाबंदी, इसको 2 बार सुन लीजिए, जिनका पुराना जमाबंदी 30 साल से ऊपर का है, उस जमाबंदी को सीओ साहब, डीसीएलआर साहब, एडीएम साहब कैंसिल नहीं कर सकते हैं, कैंसिल नहीं कर सकते हैं, एकदम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, नहीं पावर है उनको करने का। उनको करना है, अगर लग रहा है इफ इज सो एडमेंट कि कुछ गड़बड़ है तो यू गो टू सिविल कोर्ट, टाइटल शूट करिए फाइल, वहां से कैंसिल होगा या नहीं होगा, लेकिन वो तय करेगा, आप तय नहीं करेंगे। यह स्पष्ट है, इसमें कहीं कोई दुविधा एम्बिग्यूटी नहीं है। यानी कि जज साहब ने खूब फटकार लगाई है, जानबूझ के किया, डेलिब्रेट मिस्टेक है, जानबूझ के किया हुआ गलती है, डेलिब्रेट मिस्टेक। इसमें कोई ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं। खैरा जमुई का जमीन है, केदारनाथ गोयनका के लड़के हैं कृष्ण गोयनका, जी, उनकी जमीन है, और उनका उन्होंने, ऐसा बहुत केस है। ये निकलने के बाद केवल उनके पास फोन भी उतनों का आया है, और पहले से भी आता था कई केस, तो हम भी फाइल किए हुए हैं इसमें। तो लॉन्ग स्टैंडिंग जमाबंदी में पहले भी एक जजमेंट जस्टिस संदीप कुमार का है, अंजू कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में 2023 में, उन्होंने स्पष्ट वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को कोट करते हुए लिखा है कि लॉन्ग स्टैंडिंग जमाबंदी को अगर आपको डाउट भी है, इफ यू हैव एनी डाउट, देन टू यू कैन नॉट कैंसिल दैट जमाबंदी, आप जो कैंसिल नहीं कर सकते। इसके बावजूद ये लोग अपने, और अभी तो उन्होंने इस जजमेंट में लिख दिया है जी, कि 30 साल से ऊपर की जमीन को कैंसिल करते हैं, दैट इज टेंटामाउंट टू एक्सीडिंग ऑफ योर ऑथोरिटी, एक्सीडिंग ऑफ योर जुरिडिक्शन। और सुप्रीम कोर्ट का मगध शुगर मिल्स वाले में ऑर्डर है, जजमेंट है, कि अगर कोई पदाधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करके कोई आदेश करता है, तब क्या? तो उसके विरुद्ध में प्रोसीजरल मैटर अपील में जो होता है कि डीसीएलआर के एडीएम के तो डीएम फिर बीएलटी, ये सब नहीं, सीधे हाई कोर्ट आप आइए, डायरेक्ट आप हाई कोर्ट आइए, और हाई कोर्ट कहिए कि इन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र जुरिडिक्शन का
उल्लंघन किया है, यूज किया है, एक्सीड किया है, Misuse इसलिए हम किया आपके पास फरियाद लेके आए हैं और ऑनरेबल हाई कोर्ट सुनेगी उस बात को, क्योंकि एक्सीडिंग ऑफ अथॉरिटी जो है जुरिडिक्शन है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट में रिट जुरिडिक्शन में एमेनेबल है, वो लेके आइए और हाई कोर्ट सुनेगी और आपको वहाँ से रिलीफ मिलेगा। यही मैटर मोटा मोटी है इसमें कि ओल्ड जमाबंदी जो 30 साल से, इसमें 60 साल का है, जो 30 साल से ऊपर का है उसका कैंसिलेशन समरी प्रोसीडिंग में नहीं हो सकता है। ठीक है। सरकार को कहा कि अगर आपको कोई डाउट है, लगता है कुछ, इफ यू आर सो एडमेंट, आप सिविल कोर्ट जाइए, आप खुद नहीं कर सकते हैं इस चीज़ को। यही इस बात का निचोड़ है। इस बात से बहुत लोगों को रिलीफ मिलेगा। अच्छा जजमेंट है, इससे पहले ही बहुत जजमेंट हो चुका है, लेकिन ये जजमेंट बार बार हाईकोर्ट को करना इसलिए पड़ रहा है कि जो पदाधिकारी हैं, जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो बार बार गलती के चले जा रहे हैं और गलती के कारण ये नहीं, कानून नहीं पता, सब पता है उनको, जी, सब पता है, वो कुछ दूसरे कारण से कर रहे हैं। ये जो सर्किल ऑफिस का जो रेवेन्यू का जो अथॉरिटीज हैं, ये बदनाम क्यों हो रहे हैं? इतना दिन सरकार एक से एक्शन ले रही है, सस्पेंड कर रही है, डिसमिस कर रही है, हड़ताल हो रहा है। इस बुखार का इलाज नहीं हो रहा, ये कैंसर है, इनका इलाज ऐसे नहीं होगा। तो फिर कैसे इनको होगा इनका आमूल इलाज? चूल वकील सिस्टम साहब, परिवर्तन करना पड़ेगा। अब ये सिस्टम रॉट कर चुका है। बिल्कुल। सरकार तो अपने बेचैन है, क्या करें नहीं करें, सिस्टम इतनी बदनामी हो रही, इतना बड़ा काम है। अब इस सिस्टम पर जो एक्सपर्ट लोग हैं उनको बुला के बैठा के गहन मंथन करे सरकार और मैक्सिमम काम ऑनलाइन सिस्टम से करे, जिसमें इंडिविजुअल इंटरवेंशन नहीं के बराबर हो, ठीक है। लोगों की बात को सुन करके। और चूंकि ये सर्किल ऑफिस और ये सब जो ऑफिस है, यहाँ पर 25% लोग सही काम कर रहे होंगे, 75% लोग गड़बड़ काम कर रहे हैं और लोग परेशान। ठीक है, हम लोग को तो आमदनी बढ़ती है, जितना ही गड़बड़ हम जब बोलते हैं तो लोग कहते हैं आप क्यों बोलते हैं, जितना गलत होगा उतना हमारे पास आदमी आएगा। जिसका मतलब डॉक्टर आप होइए तो आरोग्य नहीं बेचिएगा, रोग बेचिएगा, और कंसल्टेंसी दीजिए। बिल्कुल। ये आरोग्य बेचना, रोग नहीं बेच सकते हैं। इससे लोगों को तकलीफ होता है। तो सबसे बड़ी बात, कुछ लोग तो लड़ भी लेता है। अभी जो स्थिति है 80% से ज़्यादा लोग या 90% ज़्यादा लोग लड़ने की स्थिति में नहीं है। बूढ़ा है, बुजुर्ग है, कानून के बारे में जानकारी नहीं है, ब्लॉक ऑफिस जाना नहीं चाहता है, ब्लॉक ऑफिस जाने से डर लगता है। जो नए बच्चे IIT और IIM भी किए, जाकर पूछिए ब्लॉक ऑफिस देखे हो, म्यूटेशन क्या होता है जानते हो, तो अगर नहीं हमारा जमीन तो पिताजी को देते थे, बाद में कोई ले लिया होगा, हमको तो पता है। यही सब यानी कि लैक ऑफ अवेयरनेस है, ये लैक ऑफ अवेयरनेस है और ये पुराना मुगल साम्राज्य का सिस्टम चल रहा है। इसको अपडेट करना पड़ेगा, ऑनलाइन करना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा, ह्यूमन इंटरवेंशन को कम करना पड़ेगा। क्योंकि अब इनके अब लो न सही हो, अब न सही हो, बहुत नाश ही कर चुके हैं। इनके भरोसे सत्यानाश हो जाएगा बिहार से। बिहार से अपनी प्रॉपर्टी बहुत खतरे में पड़ी हुई। बिल्कुल बिल्कुल। इनके भरोसे बिहार की बेतिया राज की जमीन का कितना मामला अटका पड़ा है, सब बहुत है मामला। या जो हम लोग देखते हैं समस्या बहुत कोलोसाल है। इसका समाधान इस सिस्टम से अब नहीं होगा। अच्छा, हमने ये भी देखा सरकार को बैठ के सोच के, बड़े मैनेजमेंट के लोगों को, एक्सपर्ट लोगों को बैठा करके एक दूसरा रास्ता निकालना। ये रास्ता फेल कर गया, ये रास्ता फेल कर गया है, क्रैश कर गया है, क्रैक कर गया है, कोलैप्स कर गया है। बिल्कुल। लेकिन वकील साहब, हमने ये भी देखा कि जज साहब तो काफी गुस्से में आ गए थे, अधिकारियों को साफ साफ कह दिया कि आप जज बनने की कोशिश नहीं कीजिए। तो क्या उसके बाद कुछ एक्शन भी लिया गया इन अधिकारियों पर? एक्शन यही लिया कि उन्होंने कहा कि जो रेंट आपने बंद कर दिया है, वो रेंट आप चालू करिए। इनका जो म्यूटेशन आपने कैंसिल किया है, वो म्यूटेशन कैंसिलेशन को सेटिसाइड कर दिया, बोला रिक्रिएट करिए। और यह भी कहा कि नहीं करिएगा तो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग भी स्टार्ट करेंगे आपके अगेंस्ट में। नहीं करिएगा तो फिर यह भी कह दिया कि द एक्शन टेकन अपार्ट फ्रॉम द सेम वुड बी ट्रीटेड एज कंटेम्प्चुअस। अगर इसके अतिरिक्त कुछ एक्शन इसके बाद भी कुछ आप ले लेते हैं तो वो कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट होगा। कोर्ट के अधिक ऑर्डर की मानहानि होगी और मानहानि का मुकदमा चलेगा। ये भी साथ साथ ये 2-in-1 ऑर्डर है। बहुत सख्त आदेश है, बहुत सख्त। जस्टिस सुरेंद्र पांडे ने एक अच्छा स्टेप लिया है। हमको लगता है ऐसे कुछ निर्णय इसको ढंग से लोग ले, कुछ अच्छा निर्णय हो। ये निर्णय पहले से भी था, लेकिन थोड़ा सा बोल्ड वर्ड में दिया गया है और क्या कहते हैं इसको, फटकार लगाई गई है, पिंक वर्ड में, लोडेड वर्ड में दिया गया है कि भाई सोता हुआ सिस्टम भी जग जाएगा इससे। अच्छा आदेश है।